नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2021 के गैजेट डिस्कशन को। ये गैजेट डिस्कशन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है जिसमें हम फीचर न्यूज कवर करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे गैजेट के सारे आर्टिकल्स, सारे अपडेट्स। पहला जो आर्टिकल है, हमने हमेशा सुना है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट क्या है, एनवायरमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, ये हम जानेंगे इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में हम ये भी जानेंगे, वी विल ऑल्सो कम टू नो दैट what is the need of GEP in India, environment product की जरूरत क्या है, and what are the impediments, क्या shortcomings हैं, कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। This is the featured article, ये एक अलग वीडियो में होगा और बाकी के सारे आर्टिकल्स एक अलग वीडियो में होंगे, सेकेंड वीडियो में होंगे, दोनों को देखना ना भूलें। This day in history is about National Statistics Day। PC महालानोबिस का नाम आपने सुना होगा, उनसे रिलेटेड ये डे है, उनके बर्थडे के बारे में है। न्यूज स्नैपशॉट्स, तीन इंपॉर्टेंट अपडेट आर्टिकल जो है आज। पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट स्टिमुलस पोस्ट सेकेंड कोविड वेव। कोविड वेव आया सेकेंड वाला, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिए, कहीं कहीं फाइनेंसेस दिए, किसी सेक्टर को रिलैक्सेशन दिया, जानेंगे क्या है। सेकेंड है डेट, सरकारी डेट, क्योंकि रिलैक्सेशन दिया तो बढ़ता गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, उस पर एक अपडेट। और थर्ड आर्टिकल है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि कोविड जो है, कोविड से एक लिंक बन गया है एयर क्वालिटी का, जहां एयर क्वालिटी खराब होगी वहां कोविड ज्यादा होगा, जानेंगे क्यों। इमेज ऑफ द डे, एक जेन गार्डन, नया गार्डन खुला है अहमदाबाद में, इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन, उसका एक सुंदर सा इमेज। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, चार टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट सी बर्ड, जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट सी बर्ड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, व्हाट अबाउट हिम, जानेंगे आज के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में। हाइपरसोनिक मिसाइल, हमने सुना था क्रूज मिसाइल, हमने सुना था बैलिस्टिक मिसाइल, पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, वी विल गेट टू नो हियर। एंड फोर्थ आईएनएस विक्रांत, ठीक है, इस पर एक अपडेट। एडिटोरियल्स, दो एडिटोरियल्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक हिंदुस्तान टाइम्स का। पहला वाला है इंडिया और चाइना का कंपैरिजन, कि इनका ग्रोथ स्ट्रेटजी किस तरीके से रहा, राइट। तो और सेकेंड वाला है ई कॉमर्स के बारे में। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि ई कॉमर्स सेक्टर को ज्यादा रेगुलेट ना करें ताकि ये ग्रो कर पाए। और केस स्टडी है सुंदर, एक केस स्टडी मंगोलिया के बारे में, कीपिंग मंगोलिया ग्रीन, जानेंगे कि इस केस स्टडी में किस तरीके से मंगोलिया ने अपने एनवायरनमेंट को और बेहतर किया, फॉरेस्ट को और बेहतर किया, राइट। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन 29 जून इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये दिन वो दिन है जिस दिन पीसी महालानोबिस का जन्मदिन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में बहुत सारी रिसर्च की और एक महालानोबिस डिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला दिया, राइट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने प्लानिंग कमीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के पार्ट भी थे, और इनके बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए मॉडल के द्वारा इंडिया का जो फर्स्ट रिफॉर्म्स था 1950s का, इन्हीं के थ्रू मदद हुआ था, राइट। सो पीसी महालानोबिस, प्लीज रिमेंबर दिस नेम अलोंग विद नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पूछ सकते हैं ये किस लिए सेलिब्रेट होता है, तो इंपॉर्टेंस है पीसी महालानोबिस का, राइट। ओके, न्यू स्नैपशॉट, द फर्स्ट स्नैपशॉट एंड सेकंड स्नैपशॉट एंड थर्ड स्नैपशॉट ऑल आर रिलेटेड टुडे, है ना। हम कोशिश करते हैं कि सब डाइवर्सिफाइड करें, लेकिन पहला स्नैपशॉट है जो कि है सरकार जो स्टिमुलस दे रही है, गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रही है उसके बारे में है ना, स्पेंडिंग्स। द सेकंड वन इज अबाउट डेफिसिट, सरकार की कितनी डेफिसिट हो रही है बिकॉज ऑफ द स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है ना, खर्च ज्यादा और पैसे कम आ रहे हैं तो डेफिसिट हो रही है। और थर्ड एक और कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर कोविड, और अर्बन एरिया जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है उससे कोविड का क्या कोरिलेशन है, तो तीनों कोविड के बारे में है, पर क्विकली वी विल गो थ्रू देम। ओके, द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द गवर्नमेंट स्टिमुलस। तो गवर्नमेंट जो स्टिमुलस दे रही है, स्टिमुलाई दे रही है इस बार सेकेंड कोविड के बाद, सेकेंड कोविड वेव के बाद, वो देखते हैं क्या क्या है। कुछ कीवर्ड्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट गारंटी, लोन गारंटी स्कीम। लोन गारंटी स्कीम मतलब गारंटी पे गवर्नमेंट दे रही है लोन उस सेक्टर्स को जहां पर अर्जेंट कोविड के कारण जरूरत है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फॉर एग्जांपल मेडिकल सेक्टर, तो वहां पर एक्सपैंड करने के लिए और सर्विसेज देने के लिए सरकार को अपनी तरफ से ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है आफ्टर सेकेंड कोविड वेव। हो सकता है फर्स्ट कोविड वेव के बाद वो ठीक भी हो जाता, बट सेकेंड कोविड वेव के कारण सरकार को एक्स्ट्रा लोन गारंटी स्कीम के अंडर लोन देने पड़ रहे हैं 1.1 लाख करोड़, राइट। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, है ना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मतलब कि इमरजेंसी में आप एक क्रेडिट, एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं अपने तरीके से ताकि वो सेक्टर चल पाए।
हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने के लिए, अभी जैसे मान लीजिए ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना, और ये कंज्यूमर्स हैं, और ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, है ना। तो अब या बैंक्स या मान लीजिए गवर्नमेंट भी है, एक गवर्नमेंट है एक बैंक है। अब इन सेक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए, इन सेक्टर्स को इंडिविजुअली ऑपरेट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, यहां से लोगों से पैसे मिले वापस कंज्यूमर से, एंड देन दे कीप सम प्रॉफिट, दे पे समथिंग टू देयर एम्प्लॉइज and rest they return to the banks. This is the cycle. But if there is no consumption, if ये पूरा cycle ही break हो गया because of lockdown, तो इनको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट या तो बैंक पैसे देगा, सस्ते लोन देगा, या गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देगी। तो यही तो क्रेडिट लाइन है। क्रेडिट लाइन क्या है? उधार है ना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है ना, लोन गारंटी, राइट। गारंटी, जब वर्ड साथ में है गारंटी, मतलब गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ सेक्टर्स को ये दिया जा रहा है। अब कहां कहां आप खुद देखें, दिमाग लगाएं। हेल्थ सेक्टर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, एजुकेशन के सर्विसेज होंगे, एंटरटेनमेंट होगा। कोविड से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं उन सेक्टर्स को सरकार कोशिश करेगी हेल्प करने के लिए। एयरलाइंस होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, है ना, फिर एंटरटेनमेंट मैंने बताया, फिर इस तरीके से जितने सर्विसेज हैं जहां पर जरूरत है या जहां पर ज्यादा लॉस हुआ है, वहां पर गवर्नमेंट आएगी मदद करने के लिए। यही कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर। सेकंड, ये जो वेव के बाद जो रिलीफ दिया है वो यही है ना। फिर अब देखिए टूरिज्म भी है। अब टूरिस्ट कम हो गए हैं, टूरिस्ट को बढ़ाने की जरूरत है, तो सरकार क्या कर रही है? टूरिस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट ई वीजा की जो फीस होते हैं, जो कि करीब 2,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का फीस होता है, ये हर टूरिस्ट के आने पर, डिपेंडिंग ऑन कितने दिन के लिए आ रहा है, एक बार आ रहा है या एक साल के लिए आ रहा है टूरिस्ट वीजा लेकर, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वीजा की पूरी फीस ही माफ कर दी है आपकी। पहले कुछ लोगों की, कुछ पर्टिकुलर लोग, शायद कुछ 5 लाख लोग, यस 5 लाख टूरिस्ट, फॉर फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट दिस फी हैज बीन वेव्ड, टूरिस्ट वीजा फीस हैज बीन वेव्ड। तो इसी तरीके से सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है ना। फिर एडिशनल सब्सिडी दे रही है, ये डीएपी, पी&के फर्टिलाइजर्स। डीएपी हमने एक आर्टिकल में कवर किया था, डीएपी क्या होता है, फर्टिलाइजर में क्यों सब्सिडी दे रहे हैं हम। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट उस जगह ज्यादा सब्सिडी दे रही है जहां पर लोगों को ज्यादा जरूरत हो रही है। अब फर्टिलाइजर के रेट इंटरनेशनली बहुत बढ़ गए हैं, राइट, और कोविड के कारण ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए सरकार को यहाँ सब्सिडी देना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब लोग हैं, खरीद नहीं पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। अब ऐसे भी लोग हैं ना, माइग्रेंट वर्कर्स, दे कुड नॉट अर्न सैलरी and they have gone back to their homes, so government has introduced this प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अंडर विच गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड, है ना, 5 किलो एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं उनको, है ना। तो ये भी उसका पार्ट हो गया। कहां से आएगा? गवर्नमेंट की रिसोर्सेस से आएगा। दिस इज द स्कीम, दे हैव एक्सटेंडेड इट। पब्लिक हेल्थ को एक्सटेंड करने के लिए हॉस्पिटल बेड्स बनाए जा रहे हैं, यही तो मेंशन है यहाँ पर। तो देखिए बहुत सारी चीजें, डेटा अगर ना हो तो आप दिमाग से भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, और यही मेरा काम आता है। यहीं पर आई विल फैसिलिटेट यू कि किस क्या क्या चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ना, कोविड हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो पहले से हो रहा था, तो अब क्लाइमेट चेंज को भी मदद करना पड़ेगा। हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है रबर वैरायटी, है ना, रेजिलिएंट वैरायटी टू बी ग्रोन इन असम, तो देखिए वही उसी का पार्ट है, वहां पर फंड रिलीज कर रही है। ड्रॉट, पेस्ट, इंसेक्ट, है ना, सैलिनिटी, फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटीज। ये रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, क्यों? Yesterday we studied an article that North East region has got production of only 1.5%, सिर्फ 1.5% प्रोडक्शन है इंडिया का एग्रीकल्चर, 8% एरिया है एंड 70% पीपल इन्वॉल्व। व्हाट अ डिस्पैरिटी, नो, व्हाट अ डिस्पैरिटी। ऐसा क्यों है कि लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एरिया ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, क्यों? तो इसीलिए एक उसका कंपोनेंट है कि वो प्रिमिटिव चीजें यूज करते हैं प्रोडक्शन में, दूसरा है कि मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो देखिए रिवाइविंग नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, राइट। So these are very good links. If you keep watching the video, you will understand. And पूरा ही हम एक करके हम सब आर्टिकल को डिसमिनेट मतलब हम ध्वस्त कर देंगे, मिलकर हम कवर कर देंगे सब कुछ एक साथ ही, है ना। आप बस देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? बूस्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, है ना। सो यही सब चीजों में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर भी दे रही है, राइट, ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट कर पाए। देखिए इस टाइम पे जब पूरा सप्लाई चेन टूट गया है, तो जो सबसे पहले एक्सपोर्ट करना चालू करेगा, जो सबसे सस्ता देगा उसका फायदा होगा। गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है। पीएलआई स्कीम क्या है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप कुछ सामान बना रहे हैं और उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, मतलब प्रोडक्शन से रेवेन्यू मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है और आपको पैसे भी आ रहे हैं,
आमदनी भी आ रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वी विल गिव यू इंसेंटिव्स। कैसे इंसेंटिव्स? इंसेंटिव मतलब कि आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा, सेविंग ज्यादा हो जाएगी, है ना। सरकार आपको हेल्प करेगी सस्ते जमीन खरीदने में, सरकार आपको जो आपके इनपुट्स हैं उनमें आपको मदद करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कोशिश करेगी सबसे पहले वहां लगे, पानी के प्रोविजंस वहां हो, राइट। तो हर चीज में फैसिलिटेट करेगी, यही तो है पीएलआई स्कीम। प्रोड्यूसर्स, पीएलआई मींस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब प्रोड्यूस आप ज्यादा करते जाएं, है ना, एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन एंड इट्स सेल एंड गवर्नमेंट विल कीप गिविंग यू द incentives for it, right? So this is what it is, and it has, government has introduced it in many sectors, मतलब सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं, मेडिकल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत जगह सरकार ने बोला है कि आप बढ़ाते रहे प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट करते रहे, और देखिए फिर हम आपको कितना मदद करते हैं, ये सरकार बोल रही है यहाँ पर। तो देखिए पीएलआई स्कीम आ गया ना, यहाँ पर पीएलआई स्कीम फिर से आ गया यहाँ पर, है ना, फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर। अब हमने पढ़ा था एक आर्टिकल कि मैंने खुद कवर किया था अपने गैजेट डिस्कशन में, जहां पर हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टेज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप टाइम, लीड चिप टाइम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, मतलब चिप मिल ही नहीं रहा और इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि पीएलआई स्कीम हम स्टार्ट करते हैं, आप प्रोड्यूस करिए, आप बेचिए पूरे दुनिया भर में, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही है वो। देखिए ब्रॉडबैंड एंड इन ईच विलेज थ्रू भारत नेट, ब्रॉडबैंड क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर ये जरूरत हो गई है ना, बिकॉज ऑफ डिजिटल डिस्पैरिटी, बच्चे गांव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहां पर अच्छी तरीके से इंटरनेट ही नहीं आ रहा, तो ये सरकार ने स्कीम स्टार्ट किया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सेकेंड कोविड वेव के बाद, है ना। अब इसी से हम आ गए सेकेंड स्नैपशॉट पर, जो कहता है कि मदद तो आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार का कितना बड़ा लोन हो गया यहाँ पर, है ना। ये डेट हो गया 60% का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ 60% है ना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% लोन हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग है टू जीडीपी, मतलब 60% लोन। अगर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर सरकार का जीडीपी x 100 है, तो 60 तो लोन ही हो गया उसमें। गवर्नमेंट को टैक्स इतना थोड़ी मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 15-20% इसका, ठीक है। तो इतना ज्यादा अगर लोन कर दिया आपने, तो आपको चुकाने में भी तो टाइम लगेगा ना। ये लोन 50% था पहले पिछले साल, और ये 50 से 60 हो गया है, क्यों? क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा किया है। देखिए लोन पहले घट रहा था, सरकार बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी, ये 2012 की बात है, 51% and then 47% till 2019, and look at this, because of COVID government debt has increased, and it is not only with India, it is with around the world, right? So because the economy has contracted, पैसे ही नहीं आ रहे सरकार के पास, प्रोडक्शन कम हो गया, रेवेन्यू सोर्सेज कम हो गए, टैक्सेशन कम हो गया, बट खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। आपने देखा किस तरीके से खर्चा करना पड़ रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है फायदा हो, नई टेक्नोलॉजी आए, इजी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत इश्यूज आ गए हैं, ठीक है। अब पूरा जो डेट है दोनों सरकार का मिला करके 90% हो गया है। कौन से दो सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो समझ जाए करीब 60 सेंट्रल है तो 30 स्टेट का है ना। पर हाई डेट जो रेशियो है ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, क्योंकि आपके पास आप लोन कब वापस कर पाएंगे? देखिए सबसे पहली बात कि आप लोन वापस करना छोड़ो, ये लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ना आपका 60% ऑफ जो जीडीपी का जो लोन पे आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वही इतना ज्यादा होता है कि हर साल वो लोन आपके सर पे चढ़ता जाएगा, हर साल चढ़ता जाएगा। आप अगले साल तो 60% नहीं दे पाएंगे ना, पर अगले साल उस पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये जो आपने नहीं पे किया ना उस पे भी बढ़ेगा, और अगले साल भी तो आप लोन ले रहे हैं ना, हर साल तो जीरो लोन पे नहीं रहेंगे, डेफिसिट तो हर साल होता है। तो ये बढ़ बढ़ के इतना लोन बढ़ेगा कि सरकार की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था वो इसी के कारण आया था, क्योंकि जो पिग्स नेशन है, पोर्टुगल है ना, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, ये सब कंट्रीज ने इतना लोन ले रखा था लोगों को हेल्प करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इतना सोशल सेक्टर डेवलपमेंट इतना कर रखा था कि हाई डेट टू जीडीपी रेशियो था। वही इंडिया अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया काफी बेहतर है, लेकिन अभी कोविड के टाइम पर फिर बुरा हो गया। क्यों बुरा हो गया? क्योंकि अपने पास जो लोग हैं, पूरा पॉपुलेशन, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, गरीब देश है ना, इसीलिए हमें खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है। यही वो आर्टिकल मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो कंट्री की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना पे बैक करने की। अगर नहीं पे बैक कर पाए टाइम पे, तो कंट्री की जो वहां पर एफडीआई नहीं आएगा, एफआईआई नहीं आएगा, है ना। पर इंडिया यहाँ पर भी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में अच्छे खासा एफडीआई आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन है सरकार की। कल हमने डिस्कस किया था ये कि गवर्नमेंट अपने तरफ से स्पेंडिंग नहीं कर रही है, आरबीआई बहुत कोशिश कर रही है, राइट। क्यों? यही गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, और इसी कारण एफडीआई इंडिया में एक कारण है, एक और भी कारण है, उनमें से एक ये कारण है जिस कारण एफडीआई इंडिया में ज्यादा आता है ना। ओके, वेरिएबल्स देखिए। अब इसमें जो डेट है वो 3 पार्ट का होता है, एक इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, और तीसरा है पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज। देखिए इंटरनल डेट का मतलब कि वही वो सारा डेट
जो कि हमने अपने अंदरूनी तरीके से लिया है। अब सरकार यहाँ इंडिया में ले रही है डेट, मतलब कि इंडियन कॉर्पोरेट से ले रही है, अपने बहुत सारे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स सिक्योरिटीज बेच कर ले रही है, जो हम कल परसों डिस्कस कर रहे थे आरबीआई के संदर्भ में, आरबीआई के एंगल से। तो ये इंटरनल डेट हो गया। एक्सटर्नल डेट मतलब कि आईएमएफ से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, है ना, अलग अलग देशों से ले रहे हैं। जिस तरीके से बाकी के देश हमसे लेते हैं, नेपाल और भूटान हमसे लेते हैं, हम दूसरे से लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल डेट है। एक्सटर्नल डेट उतना सिक्योर नहीं होता है ना। एक्सटर्नल डेट मतलब कि वो कभी भी मांग लेगा आपसे, है ना, पैसे। इंटरनल डेट मतलब कि थोड़ा आगे पीछे चलेगा। व्हाट इज पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज? पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज हैं जो पब्लिक अकाउंट में आती हैं, जैसे कि स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड। अब अभी नहीं देना है, लेकिन प्रोविडेंट फंड बाद में तो फंड से निकालकर जिस इंसान के इकट्ठे हो रहे पैसे देने पड़ेंगे ना कभी तो पीएफ मांगेगा वो। तो ये 3 टाइप के डेट है गवर्नमेंट के। टारगेट वैल्यू, देखिए एक एक्ट आया था 2008 में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, अमेंडेड इन 2008 पहले आया था ये एक्ट। तो इस एक्ट का मेन था कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं, सरकार जितना आप खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंसेस, और जितना आपके पास आ रहा है ना, टैक्सेशन या रेवेन्यू, जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, ये आपको बराबर करना पड़ेगा। आज नहीं, धीरे धीरे आप बराबर करो। तो इसी के लिए एक एक्ट आया था कि यू हैव टू मेंटेन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ये नहीं कि आउटगोइंग कितना भी हो जाए एंड इनकमिंग शुड बी लेस। सो दिस एक्ट ट्राई टू मेंटेन इट एंड इट अचीव्ड आल्सो। इसने बोला था कि यू विल अचीव 40% से डेट टू जीडीपी रेशियो टू बी ब्रॉट डाउन टू 40%, और सेंटर का और स्टेट का 20%, मतलब 60% होगा 2024 तक, है ना। पर अब क्या, अब तो 90% हो गया। अब क्या करें? सो गवर्नमेंट विल अगेन रीस्टार्ट, विल डू समथिंग, बट अब करना पड़ेगा, लोगों को भला करना है ना। सबसे पहला तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, दिस इज द प्राइम एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दे विल आल्सो हैव टू मैनेज फाइनेंसेस। तो यही होगा, जॉब्स कहीं कट डाउन करेंगे, कहीं बढ़ाएंगे, कहीं। अब देखिए, गवर्नमेंट कैन नॉट इंक्रीज द जॉब्स बाय इटसेल्फ। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंसेंटिव दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप रेवेन्यू ज्यादा लाओ, आप जॉब्स क्रिएट करो और हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम टैक्स कम करेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में कम से कम जॉब तो फैलाओ। अगर जॉब फैलाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे सरकार को भी टैक्स आएगा उससे, है ना, लोगों का ग्रोथ होगा, है ना। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वर्क इट आउट। सो आई एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट हियर। यू कैन नोट डाउन द कीवर्ड्स लाइक हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। अब ये क्या है, आपको फैक्ट मिल गया, फॉर्डर फैक्ट मिल गया कि यूनियन गवर्नमेंट का कितना डेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का कितना डेट है। डेट किस टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट इंडिया का फिर भी अच्छा है, करीब 20% है। 20% ऑफ जीडीपी इज एक्सटर्नल डेट, रेस्ट ऑफ इट इज इंटरनल डेट ऑफ इंडिया, है ना। तो इस तरीके से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्डर मटेरियल आपके आंसर्स के लिए या बोलने के लिए मिल गया। पर इसको बोलना है, डिस्कस करना है, इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, द थर्ड वन इज लिंक बिटवीन एयर क्वालिटी एंड कोविड-19 पैंडेमिक। वेरी सिंपल आर्टिकल। नाउ पहले हमें लगता था ना कि कहीं भी कोविड फैल रहा है, कहीं भी हॉटस्पॉट्स कोविड के हो जा रहे हैं, जहां पर ज्यादा कोविड हो रहा है। जरूरी नहीं है, कोविड वहां पर ज्यादा हो रहा है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल के थ्रू भी कोविड इन पर बैठकर इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है। हवा का झोंका आएगा, कोविड उधर चला जाएगा। जहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा है, वहां पर ये होगा ही। आया था न्यूज में कि कोविड इज एयरबोर्न। एयरबोर्न मतलब कि हवा में भी फैल रहा है। हवा में हर जगह नहीं फैल रहा है, हर जगह सेटल कर जाएगा, पर जहां लोग ज्यादा हैं, जहां डस्ट ज्यादा है, जहां पार्टिकल ज्यादा है, वहां पर ज्यादा फैलेगा। तो यही जान लें कि आप अगर किसी अर्बन एरिया में हैं, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, गंदगी ज्यादा बढ़ रही है, पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, तो वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, इनके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर इन अर्बन एरियाज में डेथ ज्यादा हुई है कोविड से, है ना। और डेथ ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च हुआ था ना, इन रिसर्च में फाइंड किया कि यहाँ पर का पोल्यूशन लेवल क्या है। दूसरा फाइंड किया कि यहाँ पर डेथ और प्रॉब्लम कितनी हुई थी। तो इन डेटा से इनको पता चला, कंक्लूड ये किया कि यहाँ पर तो पोल्यूशन ज्यादा है और इस कारण से यहाँ कोविड ज्यादा फैला है। तो इस तरीके से लिंक ड्रॉ किया और ये भी देखा कि जहां पर पोल्यूशन कम है वहां डेथ और प्रॉब्लम्स कम थी, है ना। राइट, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट। राइट, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? हम ये सीखते हैं कि पोल्यूशन कम करें तो कोविड भी कम होगा, है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब कम होना चाहिए, हेल्थ इश्यूज कम होंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेन गार्डन इन अहमदाबाद। ठीक है, इंडिया जापानीज कोलैबोरेशन है ये, और ये गार्डन इन्होंने प्रोड्यूस किया है, वहां पर बनाया है, जेन गार्डन अहमदाबाद में, है ना। गार्डन यूज होगा, मेडिटेशन सेंटर, इस तरीके से। और ये जेन क्या है? महायान बुद्धिज्म का एक सेक्ट है, एक स्कूल है। महायान बुद्धिज्म मतलब कि बुद्धिज्म के दो पार्ट थे, हीनयान और महायान। महायान जो सेक्ट था वो मॉडिफाइड सेक्ट था, हीनयान था जो डायरेक्ट बुद्धिस्ट की टीचिंग्स थे। महायान जो सेक्ट था, इसमें बहुत सारे बाद में सेक्ट बने। इन्होंने, जैसे बुद्धा ने बोला था मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान मत बोलो, तो हीनयान में यही फॉलो किया जाता है ना। बुद्धा एक नहीं थे, बहुत सारे बुद्ध थे, बुद्ध जीवी, बुद्ध पुरुष, है ना, पीपल हु हैव गॉट एनलाइटनमेंट, सो दे वर
यही हीनयान में होता था। बट महायान में हुआ कि बुद्धा को ही भगवान बना दिया गया, है ना, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए, उसमें कल्चरल ट्रेडिशंस आ गए, हिंदुइज्म से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की गई। तो ये महायान का एक सेक्ट है ज़ेन बुद्धिज्म, है ना। तो आपने ये देखा होगा दिस इमेज, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स दी ज़ेन कल्चर, है ना, यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, है ना, मतलब डुअलिटी, हर चीज में डुअलिटी होती है, हवा तो पानी, है ना, गर्म तो ठंडा, मैन तो वुमेन, है ना, ऑपोजिट्स। सो दिस इज व्हाट इट सेज, यिन यांग, है ना, विंड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, टू एलिमेंट्स दैट कनेक्ट अर्थ एंड स्काई, सो डुअलिटी, दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो ये है इनकी फिलॉसफी, गुजरात में ये हमने डेवलप किया है ये पार्क। ये नरेंद्र मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर, हैज शेयर्ड दिस इमेज। Now these things are important, no, just the namesake, right? So this is what it is, but I try to give you more information. Terms and concept. The first term and concept is about Project Seabird. Very important. Why? Because this is going to be the most important naval center in India, है ना? The most important naval base in India will be based at Karwar. Karwar, where is it? Karwar. Karwar is in Karnataka, right? At the sea coast at Karnataka. So Project Seabird is about building the biggest ship place, the naval base in India, biggest naval base. Right now it is third biggest, but it will become biggest. So this will be called as INS Kadamba. This is the place, right? So right now it is third largest in India, but it is going to be constructed. अभी इसका पहला phase already हो गया है, second phase is being constructed. So what does it contain? It contains a whole city in itself, whole city. It will have society where people, the naval officers, naval personnel could live. It will have places, hospital also. It will have a lot of things which have naval infrastructure. Dockyard होगा, ship का, वहां पर dockyard क्या होता है? Ship का parking place. Ship को cover करके रखना है, ship को उठा के रखना है, एक important चीज है। इंडिया का first sea lift facility. अब sea lift क्या है? समुद्र को उठाना। समुद्र को उठाते हैं क्या? देखते हैं क्या उठाते हैं। So this is what is called as ship lift, right? Ship coast पे आ गई। अब कोस्ट पे आने के बाद एक प्लेटफॉर्म उसके नीचे होगा। अब शिप से कुछ सामान उठाना है या पार्क करना है या उसकी ट्रेनिंग या उसको कुछ ओवरहॉलिंग करनी है, उसको ठीक करना है, तो ये नीचे से इसको उठा देंगे। ये शिप ऊपर आ गया प्लेटफॉर्म पे, अब इसको साइड में ले भी आएंगे। कुछ सामान उतारने के लिए इजी होगा, क्रेन यूज करने के लिए इजी होगा, शिप को रिपेयर करने के लिए इजी होगा, शिप को पार्क करने के लिए इजी होगा। यही है शिप लिफ्ट, राइट? टेक्निकल टर्म्स सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो ये इंडिया की पहली शिप लिफ्ट यहीं पर है ना। तो ये है कारवार नेवल बेस। सेकंड इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका था बर्थडे। तो हम क्यों इनको याद करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इनको याद करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें वंदे मातरम जो है गाना, जो इंपॉर्टेंट नेशनल सॉन्ग है, ये हमें इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही लिखा था। और इन्होंने आनंद मठ को भी लिखा था। यही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि का नाम दिया था, इन्होंने ही दिया था। ये है, he was also a civil servant under the British government, right? So this is what is about this gentleman Bankim Chandra Chattopadhyay of 19th century. Next, China becomes second largest export partner. बहुत क्विक छोटा सा आर्टिकल, सिर्फ जानने की जरूरत है कि China has replaced UAE as the second largest export destination for India. क्यों? अब चाइना में भी प्रोडक्शन मैसिव लेवल पे हो रहा है, तो चाइना भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहा है सामान, जैसे कि आयरन और स्टील, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाए। इंडिया से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और चाइना इंडिया से ज्यादा कर रहा है। तो सेकंड देखिए डेस्टिनेशन बन गया इंडिया का, जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपने चीजों को। अमेरिका पहला है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं ना हम फार्मास्यूटिकल गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, हम बहुत सारे इंजीनियर गुड्स भी करते हैं, हम बहुत सारे आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो अमेरिका इसीलिए पहले पर है। हालांकि दी टोटल नेट हैज रिड्यूस्ड, नेट मतलब जितना एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को वो कम हो गया है, लेकिन ओवरऑल फिर भी अमेरिका ही टॉप पे है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, नेक्स्ट हाइपरसोनिक। देखिए दो टाइप की मिसाइल्स हम जानते हैं, एक हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक जानते हैं क्रूज मिसाइल्स। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या है? आर्टिकल इसलिए फोकस में है क्योंकि आर्टिकल कह रहा है कि अब ये नए टाइप के मिसाइल्स आ गए हैं, और ये नए टाइप के मिसाइल्स को भी पीपल विल बी इन रश टू हैव दीस टाइप ऑफ मिसाइल्स, ऑल द कंट्रीज। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। Ballistic missile goes out of the atmosphere in the rarer atmosphere, and then through the help of this motion, right, it will come back to the earth and hit the place. ये ballistic missile है। long distance भी होता है ये। cruise missile क्या है? earth के close travel करेगा at high speeds, right? so what is hypersonic? Hypersonic means 5 गुना sound के speed पे travel करेगा, at least 5 times speed of sound, hypersonic, and it will travel close to the earth surface. So this is what is hypersonic, new in technology, but the source article says that नहीं, न्यू इन टेक्नोलॉजी नहीं है ये। हाइपरसोनिक पहले भी प्रोड्यूस करते थे, एंड हाइपरसोनिक ऐसा बोला जाता है क्योंकि इतना फास्ट ट्रैवल करेगा, इट विल बी लेस डिटेक्टेबल, इट विल हैव लेस इंटरसेप्शन। अब इतना, इफ इट इज ट्रैवलिंग एट 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर पर आवर,
right? It is the speed of sound, so it travels at 6,000 kilometers per hour. This hypersonic, it will have a different shape. You see this shape, fine shape, that is why the speed. So point being, if it travels so fast, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे. इंटरसेप्ट मतलब कि ये जा रहा है, बीच से इसको रोक नहीं पाएंगे, दूसरा मिसाइल आके टकराएगा तो इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं इसको, जो आके टकराएगा और फिर इस जगह को बचा लेगा. पर ये आर्टिकल कह रहा है कि लेस इंटरसेप्टेबल होगा, लेस डिटेक्टेबल होगा, इतना फास्ट होगा, अर्थ के लॉन्ग ट्रैवल करेगा तो रेडार भी इसको नहीं पता कर पाएगा. लेकिन इसमें एक कैच है. कैच ये है, द कैच इज दिस, दैट इवन इफ इट इज ट्रैवलिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, राइट, इट इज जनरेटिंग हीट. इट इज जनरेटिंग हीट. बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, इट गोज आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑल्दो इट कैन बी डिटेक्टेड, बट आफ्टर इनिशियल हीट जनरेशन द हीट विल सिग्नेचर विल नॉट बी फाउंड आउट. तो बहुत सारे रेडार हीट को कैच करते हैं और ये इसका हीट कैच कर पाएंगे, है ना. सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल हैज मेंशन्ड, राइट. सो दिस इज व्हाट इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स. नाउ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, यूएसए एटसेट्रा, दे आर डेवलपिंग इट. इंडिया, पाकिस्तान ये खरीदेंगे बाद में, इसी की रेस लग जाएगी. एडिटोरियल्स ऑफ द डे, What India can learn from China, China's evolving foreign policy. बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस पे आया था. This article talks about the growth of China in the last 100 years. What has happened is Chinese Communist Party, CPC. अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना यहाँ पर, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम. सो सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट इज 100 years of its formation. 1920 में ये फॉर्म हुई थी पार्टी. इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी इसी टाइम पे हुई थी, 1921 में. हाँ, पर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने इतना कुछ काम किया है कि चाइना इस तरीके से ग्रो कर गया है. उसी के 4 फेजेस की बात की गई है कि चाइना इंटरनेशनलिज्म भी चाहता था, मतलब पूरे दुनिया से भी मिलना चाहता था, और नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट था. लेकिन किस तरीके से चाइना ने नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस किया, एंड इट मेड द होल इकोनॉमी ग्रो, राइट. दे बिलीव्ड इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, राइट, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म, बट they changed this philosophy also for this growth. So in this article they talk about how China has grown away from the Marxist philosophy by adopting the capitalist economy against the USSR's socialist policy, and this is how they have grown, right. So this article is interesting read, right, for you to understand the relation between India and China also. The second article, it is about e-commerce. तो इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि एक्सेसिव रेगुलेशन जो हम कर रहे हैं ना ई-कॉमर्स के अगेंस्ट, ये गवर्नमेंट जो कर रही है, इसमें फायदा ई-कॉमर्स का भी नहीं है, इकोनॉमी का भी नहीं है, राइट. तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही आर्टिकल देखा था, हाँ, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल हमने स्नैपशॉट में कवर किया था कि जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा सरकारी बॉडी के साथ, राइट. उनकी मोनोपोली को कम करने के लिए अलग अलग चीजें की गई हैं, जैसे कि आप बताया था रिलेटेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है और यहाँ एक रिलेटेड पार्टी है, तो आप रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर यहां पर अपनी वेबसाइट पर कुछ बेच नहीं सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. आप सिर्फ यहां पर होस्ट करेंगे सेलर को, और बायर्स यहां पर आकर खरीदेंगे. अगर रिलेटेड पार्टी भी आपका सेलर बन जाएगा, एक रिलेटेड पार्टी है ये, तो आप तो इसी को प्रेफर करेंगे ना. तो ये बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने डाले थे. द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट. सिमिलरली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज व्हाट गवर्नमेंट सेड these places have to abolish, कि एक ही वेबसाइट को प्रेफर कर रहे हैं कि आप यही इसी वेंडर से खरीदें, राइट. दिस इज अगेंस्ट कंपटीशन. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेगुलेट लॉट ऑफ दीज ई-कॉमर्स वेबसाइट. सेल, दी वेबसाइट्स विल नॉट पुट इन सेल, है ना, फ्लैश सेल बार बार नहीं लगाएंगे. तो अब इससे क्या होगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट तो दे विल गो डाउन ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस. सो द आर्टिकल सेज दैट प्लीज डू नॉट पुट excessive kind of regulation on e-commerce websites. Okay, this is what is the article is about. You can read the article by clicking on this link. Case study of the day. तो case study क्या है, मंगोलिया के बारे में है. क्या है मंगोलिया के बारे में? Now what happened in the early 2000s that this place, Mongolia, a place called as Tuijin Nars near Ulaanbaatar. Ulaanbaatar is the capital of Mongolia. So here they have vast pine trees. Pine trees are these pine trees, right? Pine. So these are grown in high altitude areas with less temperature, right? So these are pine trees. There was a massive fire here, right? Forest fire happened, and lot of forest they burnt in this. To add to it, lot of illegal logging was happening at this place, and later pest infestation also happened. मतलब कि बहुत सारे कीड़ों ने अटैक किया, लोग भी पेड़ को काटने लग गए, और वैसे भी जंगल जल रहे थे, तो यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट ही बर्न होने लग गया. तो फिर क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूहान किम्बरले लिमिटेड, इन्होंने व्हाट दे डिड, दे प्लांटेड 1 crore trees here, and they ensured that they grew over the span of 12 years, right? So इस चक्कर में 2003 के onwards इन्होंने जो काम किया,
the trees have grown so much that they have rejuvenated the whole forest area. The whole ecosystem has rejuvenated. So you can link this article to ecosystem services again. So what has happened? The outcome of this, restoration of entire ecosystem. The whole ecosystem services have started to fall into place. Regulating services, है ना? Then we have cultural services. Then we have provision services. So all these services have started to be there at the place, right? So अब सॉइल न्यूट्रिएंट, वाटर रिटेंशन, ये सब होने लगा है. तो देखिए चीजें सेम है जो आज हमने फीचर आर्टिकल में देखा था, वही चीजें होंगी यहाँ पर भी, है ना. तो ऑल यू हैव टू डू इज मेमोराइज. अगली बार आपको धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको लगेगा ये रिवीजन हो रहा है अगर ये बता रहे हैं मेरी बातों तो, पर ये हर कोई बताएगा आपको, सेम चीजें बताएगा. अगर सही चीज बता रहा है तो सेम चीज बताएगा आपको. एंड ऑल यू नीड टू डू इज यही सेम चीजें एग्जाम में रिपीट करनी है. कोई पूछे तो बोलना है ना, कोई बोले तो पढ़ा भी देना है उसको, राइट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. रेगुलेटिंग सर्विसेज, वही तो मेंशन किया है, राइट. सो हाउ कैन वी यूज दिस? वी कैन यूज दिस एज द बेस्ट प्रैक्टिस. जहां भी ये सब हो, उत्तराखंड में भी तो हो रहा है ना फॉरेस्ट फायर, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, राइट. सो व्हाट कैन वी डू? केरला में भी हो रहा था, सो फ्यू इयर्स बैक. तो बेस्ट प्रैक्टिस इज प्लांटिंग दिस टू गेट दी रिजुवेनेटेड फॉरेस्ट अगेन, राइट. नाउ व्हाट डू यू हैव टू थिंक? कितना अच्छा ये आर्टिकल में पूछा है. बताएं इंडिया में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है, क्या बढ़ाने की जरूरत है? सो इफ वी हैव गॉट 24% ऑफ फॉरेस्ट, we have to increase it to 33, right? So this is something you should know. Forest policy क्या है ना? What is national target, है ना? land area किस तरीके से यूज करना है फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है लैंड को लेकर. तो you can link this to governance, you can link this case study to ethics also, environmental ethics, you can link this case study to environment also. So सारे पेपर से लिंक हो रहा है. पेपर 2 गवर्नेंस, पेपर 3 environment or gross domestic product, gross environment product, paper 4 environmental ethics. So this is how we will continue the articles. All you need to do is propagate this, right? Like this video, give us comments whatever you think. अगर लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपको नहीं समझ में आते हैं, वो भी बताएं. we cover as many as 12-13 articles in a span of 30-35 minutes. We cover 12 to 13 articles for you, right? अब वही आप अगर 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियो देखें, वो उसमें देखिए और इसमें डिफरेंस देखिए, है ना. तो वो आपका सिंगल आर्टिकल कवर होगा. पर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही आपको बड़े से विंडो में आपको वी आर गिविंग यू ऑल 12-13 आर्टिकल्स फॉर द डे, राइट. नेक्स्ट डे यू कम, सो लार्जली वी विल कवर एवरीथिंग दैट हैज बीन कवर्ड इन द मार्केट, राइट. 2 दिन कभी आगे, 1 दिन पहले और 1 दिन कभी पीछे. सो वी विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम, राइट. एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, यू कैन नोट डाउन दिस. I will also be preparing a video on how to prepare notes on current affairs very soon. All right. Till then, keep watching and keep videoing us. Thank you.